दोस्तों, जब आप 15 के थे, व्हेन यू वर 15, क्या लगता है आपके मन में क्या चलता था? भाव क्या आते थे? विचार क्या आते थे? चलिए ठीक है, शायद ये थोड़ा पीछे हो गया है, हमको शायद याद नहीं होगा। बट व्हेन यू वर 25, आप जब 25 बरस के थे, तब शायद कुछ याद है कि किस तरह के विचार मन में आते थे? क्या सोचते थे? क्या थॉट्स थे? क्या प्रायोरिटीज थी? आप शायद सोच रहे हो कि इन सब बातों का आज की कहानी से क्या लेना देना? लेना देना है, बहुत गहरा लेना देना है। चलिए समझते हैं कैसे। A DC where stories begin. इससे पहले कि मैं आपको इस रिलेशन के बारे में बताऊं, मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछता हूं, ठीक है? क्या आपने एक महान व्यक्ति बलदेव का नाम सुना है? नहीं? ओके। क्या आपने एक और महान व्यक्ति पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के बारे में सुना है? चलिए, इन दोनों प्रश्नों का जो मैंने आपसे पूछा है, इनका भी हम उत्तर जानेंगे एक कहानी में, आज की कहानी में। यह कहानी शुरू होती है 1921 से, जब महज 15, ओनली अ 15-year-old बॉय, ओके, जब एक महज 15 साल का लड़का गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया। 15 पर मैं स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि अब रिलेशनशिप आया है। महज 15 साल का एक लड़का गांधी जी के असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में जुड़ गया, और उस वक्त केवल वही नहीं था, और भी हजारों लाखों लोग जुड़े थे। उन सभी को लग रहा था कि हमें अब आज़ादी मिल जाएगी। पर यहां पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो आज़ादी उस वक्त पूर्ण आज़ादी के बारे में बात नहीं होती थी। कांग्रेस उस वक्त बात करती थी डोमिनियन स्टेटस की, यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजों का होगा, सरकार हमारी होगी, सरकार कांग्रेस की होगी, पर संविधान आपका होगा, अंग्रेजों का होगा, जो कि आज की डेट में कनाडा के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, राइट? सो उस वक्त असहयोग आंदोलन में लाखों लोग जुड़ गए। ये 15 साल का लड़का भी जुड़ गया। ये एक ऐसे ही जुलूस में शामिल हो गया, और शामिल होकर के ये पर्चे बांट रहा था, पैम्फलेट बांट रहा था कि बाकी लोग क्यों जुड़े इस आंदोलन के साथ। तभी उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले आए और उस जुलूस में शामिल कुछ लोगों पर लाठी चार्ज करने लगे, उन लोगों को लाठी से पीटने लगे। ये लड़का समझ नहीं पाया, ये तो शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये तो नॉन वायलेंट आंदोलन है, पूरा अहिंसा के साथ में हम हैं, इन लोगों को क्यों पिटा जा रहा है? वो लड़का समझ नहीं पाया, और समझ से ज्यादा वो ये सहन नहीं कर पाया। उसे तभी आसपास देखा, एक बड़ा सा पत्थर लिया, उठाया और एक पुलिस वाले के सर पे दे मारा। उसका सर फुट गया पुलिस वाले का। कुछ पुलिस वाले भागे उस लड़के के पीछे, वो लड़का भागा इधर उधर, यहां वहां, कोई पकड़ नहीं पाया उसे। फिर अब चूंकि वो 15 साल का ही था, कहां तक भागता, अंत में उसे पकड़ लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया। अब कुछ इस तरह का वाकया हुआ होगा, मैं इमेजिन कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं कि शायद ऐसा रहा होगा कि जब मजिस्ट्रेट था, उसने उस लड़के को देखा और बोला, व्हाट इज योर एज? तुम्हारी उम्र कितनी है? सब अंग्रेजी तो हुआ करते थे, राइट? तो उस लड़के ने बोला 15 साल। तब उस मजिस्ट्रेट ने उस पुलिस वाले से पूछा, क्या हुआ था? व्हाट एक्चुअली हैपेंड? तो उस पुलिस वाले ने बोला कि मिलॉर्ड, दोस्तों तभी भी मिलॉर्ड होते थे और आज भी मिलॉर्ड है, पता है ना? ये कुछ दिनों पहले की बात है, न्यूज़पेपर में भी आया था कि कोर्ट के अंदर इफ यू डू नॉट कॉल द जज एज मिलॉर्ड, विच इज कंप्लीटली आर्काइक एंड ब्रिटिश कॉन्सेप्ट,
बट अगर आप मिलॉर्ड नहीं बोल रहे हो तो वो आपकी सुनवाई भी नहीं करते हैं। आज के टाइम पर, आज के सिस्टम में ऐसा है। खैर, पहले उस पुलिस वाले ने बोला कि मिलॉर्ड, ये लड़का बड़ा ही उद्दंड है, इसने मुझे पत्थर मारा है, देखिए खून आ गया है। तो उस मजिस्ट्रेट ने बोला, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? शायद कुछ ऐसे बोला होगा। लड़के ने बोला, दबंग होकर के, निडर होकर के। लड़के ने बोला, आजाद। उस मजिस्ट्रेट ने सर हिलाया, क्या बोल रहा है? फिर उसने बोला, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? व्हाट्स योर फादर्स नेम? लड़के ने बोला, स्वतंत्र। उस मजिस्ट्रेट ने फिर से सिर हिलाया कि क्या सिर फिरा लड़का है ये। फिर उसने पूछा कि वेयर डू यू स्टे, तुम कहां रहते हो? ये सब जानकर उनको लिखनी होती थी। तो वेयर डू यू स्टे? उस लड़के ने निडर होकर बोला, जेल। उस मजिस्ट्रेट ने बोला, वेल नाउ सिंस यू इंसिस्ट। उस लड़के को जेल तो भेजा, पर 15 कोड़ों की सजा सुनाई। सिंस यू आर 15, तुम 15 साल के हो, 15 कोड़े, 15 विप लैशेस। दोस्तों, इसी कारण मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा था कि जब आप 15 के थे तो आपके मन में, मस्तिष्क में क्या चलता था, क्या विचार आते थे, क्या भाव आते थे? क्योंकि यहां पर ये लड़का जो है, ये 15 वर्ष की उम्र में अपना नाम आजाद बता रहा है, पिता का नाम स्वतंत्र बता रहा है। कुछ और ही रहा होगा ये, और कुछ और ही था ये। और फिर कुछ समय बाद जब गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 में, चौरी चौरा कांड के बाद, तो फिर से समझ नहीं पाया कि कैसे एक व्यक्ति इतना बड़ा फैसला ले सकता है। दुखद इंसिडेंट है, भारतीय ही मरे थे उस चौरा चौरा कांड में, पर बाकी भी तो देखो, पूरा देश खड़ा हो गया, जागरूक हो गया, इस आशा के साथ कि अब हमें न्याय मिलेगा, अब हम आजाद होंगे। पर एक व्यक्ति की निजी राय पर, पर्सनल ओपिनियन पे पूरा आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों, गांधी जी के इस डिसीजन ने कई सारे और क्रांतिकारियों को पैदा किया। और तब इस लड़के की मुलाकात हुई मनमथ नाथ गुप्ता से। मनमथ नाथ गुप्ता भी एक महान क्रांतिकारी थे, जो इन सभी लोगों के साथ में, एचआरए के फाउंडर्स के साथ में जुड़े रहे, और इनको भी 13 वर्ष की सजा हुई थी। ये वापस आए, इन्होंने अपने लेखों के द्वारा, अपनी लेखन के द्वारा लोगों को जागरूक करना शुरू करा, और आज़ादी के बाद भी ये लिखते रहे। इन्होंने किताब भी लिखी है इन सभी क्रांतिकारियों पर। आप डिस्क्रिप्शन में उस किताब का नाम, उसका लिंक देख सकते हैं। इन्हीं मनमथ नाथ गुप्ता ने चंद्रशेखर आजाद को अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल से मिलाया। यही एचआरए के फाउंडर्स थे। और फिर इन महान लोगों के सत्संग में आकर के चंद्रशेखर आजाद भी अब एक मकसद के साथ आजादी के क्रांति में जुट गए। इनका काम था फंडिंग लेकर आना, फंडिंग को जोड़ना, और फिर इसी फंडिंग के कारण और इसी फंडिंग के लिए 1925 के काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया गया। उस काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और इन सभी, सान्याल जी, इन सभी के साथ में 19 साल के चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। वो कांड, वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने अंग्रेजों को हिला दिया था। पूरी फोर्स के साथ अंग्रेज जुट गए इन सभी लोगों को पकड़ने के लिए। लगभग सभी लोगों को पकड़ लिया, बस कुछ 2-3 लोग बच गए, जो बचकर भागने में सक्सेसफुल हो गए, और उनमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। ये भागकर, छुपकर, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर उनको बेवकूफ बनाकर गए झांसी। दोस्तों, यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद खुद मध्य प्रदेश से थे। ये 1906 में पैदा हुए थे, आज ही के दिन 23 जुलाई को 1906 में ये पैदा हुए थे। मध्य प्रदेश के भावरा करके एक गांव है, वहां पर इनकी माता जी ने इनको
आगे की पढ़ाई के लिए काशी में, बनारस में एक विद्यापीठ में भेजा संस्कृत पढ़ने के लिए, और फिर वहीं से ये आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये फिर से गए झांसी, वो महान राज्य जो रानी लक्ष्मीबाई का भी गढ़ था। ये झांसी में रहे और वहां पर रहकर इन्होंने फिर से एचआरए की कमान को अब संभाल लिया। एचआरए को इन्होंने फिर से जागरूक किया, पुनर्जीवित किया, और अब कमान इन्होंने अब एचआरए की अपने हाथों में ले ली। फंडिंग चाहिए थी। कई सारे लोग आज़ाद के साथ शामिल थे, जिसमें विनायक ढुलेकर, एक और थे भागवत करके। ये दोनों के दोनों कांग्रेस के मेंबर्स थे, मगर फिर भी आज़ाद को फंडिंग देते थे। बुंदेलखंड के राजा के दीवान, राज केसरी दीवान श्री शत्रुघ्न सिंह भी चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग देते थे, ताकि ये गोलियां, बारूद, कारतूस खरीद सकें। दोस्तों, एक और बात यहां पर समझनी जरूरी है कि जब हम बात करते हैं क्रांतिकारियों की, क्रांति की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर की, सुखदेव, राजगुरु की, तब हमें लगता है कि ये सभी लोग जो होंगे ये फितूरी रहते होंगे। इनके पास दिमाग में ये रहता होगा कि अंग्रेज दिखे, मारो इनको, हम खुद मर जाएंगे, मार डालेंगे। इस तरह का कुछ शायद इनके दिमाग में चलता होगा, पर ऐसा था नहीं। ये ऐसे थे नहीं। ये जितने जोशीले थे उतने ही ये समझदार भी थे, दूरदर्शी थे, दिव्यदर्शी थे। चंद्रशेखर आजाद झांसी में रह करके ओरछा के जंगलों में छुपते थे। ओरछा के जंगलों में ये अपनी बंदूक की ट्रेनिंग करा करते थे। और केवल इतना ही नहीं, ये कम लोगों को पता है, ये बात बताई नहीं जाती है कि ये ओरछा के जंगलों में रह करके वहां के गांव वालों को, आसपास के कस्बों को और वहां के बच्चों को ये आज़ादी का ज्ञान देते थे, आज़ादी की बातें करते थे। उन्हें ये फिजिकल ट्रेनिंग देते थे, मेंटल ट्रेनिंग देते थे, शिक्षाप्रद बातें करते थे, प्रेरणादायक बातें करते थे। दूरदर्शी जो थे, इन्हें पता था कि मैं एक अकेला आजाद हूं, पर मुझे मेरे जैसे कम से कम और 100 आजाद पैदा करने हैं, तभी इस देश को कुछ हासिल हो पाएगा, तभी आजादी मिल पाएगी। मेरे जैसे और होने चाहिए। और फिर ये भगत सिंह के साथ में भी जुड़े। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद इन सभी के मेंटर थे। बलदेव इन सभी के मेंटर थे। याद करिए, बलदेव इन सभी के मेंटर थे। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी इन सभी के मेंटर थे। ये तीनों नहीं, ये तीन नहीं थे, ये एक ही थे, चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेज इनको बहरूपिया कहते थे, क्योंकि ये पकड़ ही नहीं पाए। अंग्रेज इनको कभी नहीं पकड़ पाए। कभी बलदेव बनकर ये एचआरए का पर्चे साइन करते थे। एचआरए के जो पैम्पलेट्स होते थे कॉमरेड्स को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, उसके अंदर चंद्रशेखर आजाद एचआरए के चीफ होने के बाद में बलदेव के नाम से अपना सिडोनिम लिखते थे, अपना नाम लिखते थे, साइन करते थे। अंग्रेज समझ ही नहीं पाए। ओरछा के जंगलों में सातार नदी के तट पर एक गुफा में ये पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी बन के रहते थे। अंग्रेज समझ ही नहीं पाए। कितने और नाम इन्होंने बदले, चौड़े होकर के, सीना चौड़ा कर करके, निडर होकर के ये पूरे देश में घूमते थे, युवाओं को जोड़ते थे, क्रांति की बातें करते थे, और अंग्रेज समझ ही नहीं पाए। फिर अब हम चलते हैं 1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर स्कॉट ने, एक अंग्रेज अफसर ने, लाठी चार्ज का आदेश दिया। लाठी लाला लाजपत राय के सर पे लगी, और इतनी जोर से लगी कि ये अगले 6 महीनों तक या लगभग 1 साल तक बिस्तर पर रहे, और फिर इनकी उन्हीं घावों के कारण, उसी चोट के कारण मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु बेकार नहीं जा सकती, इसका बदला लेना होगा। ये विचार एचआरए के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के
इन सभी युवा क्रांतिकारियों ने किया। स्कॉट को मारने का प्लान बना, पर ऐन मौके पर गलती में, उनको पहचाने में गलती करके इन्होंने स्कॉट को नहीं मारा पर सॉन्डर्स को मार दिया, एक और अंग्रेज अफसर को। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, अंग्रेजों को मौका मिल गया ये कहने का कि ये क्रांतिकारी नहीं है, ये रेवोल्यूशनरी नहीं है, ये तो सबके सब आतंकवादी हैं। क्योंकि अगर मारना था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था, तब तो स्कॉट को मारते, सॉन्डर्स को क्यों मारा? एचआरए को बदनाम किया गया, इन सभी क्रांतिकारियों को बदनाम किया गया। तब यह प्लान बना कि भगत सिंह पार्लियामेंट पर स्मोक बॉम्ब फोड़ेंगे, जिसका मकसद किसी को मारना नहीं होगा, पर गिरफ्तारी देकर के युवाओं के साथ में जुड़ना होगा, उन्हें अपना मकसद बताना होगा, रेवोल्यूशन क्यों चाहिए, आज़ादी क्या है, यह बताना होगा। भगत सिंह ने वही किया, इन्होंने बॉम्ब फोड़ा, गिरफ्तारी दी, जेल में गए, और जेल में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के टाइम पर चूंकि, और इन्हें यही क्यों गए, इन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि ये अंग्रेजी में बोल सकते थे, अंग्रेजी समझ सकते थे, वहाँ के कोर्ट के, वहाँ के जज की, वहाँ के वकीलों की बातें समझ सकते थे और उसके हिसाब से जवाब दे सकते थे अंग्रेजी में। और फिर इन्होंने वही किया, कोर्ट में, जेल में रह करके इन्होंने युवाओं को जोड़ा, अपने विचार बताए, जो कि अखबारों में छपे, लाखों युवाओं तक भगत सिंह की बातें गई, चंद्रशेखर आज़ाद की बातें गई, युवा जुड़ने लगे। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 1931 तक आते आते चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, इन सभी की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि ये गांधी जी से ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। बॉम्ब कैसे बनाना है, भगत सिंह ने ये भी अपने इन्हीं कोर्ट प्रोसीडिंग्स के साथ में बता दिया। अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि ये सब तो एक नाटक है, ये तो हमको बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई है। फिर उन्होंने भगत सिंह को कोर्ट में आने से मना कर दिया और बिना किसी सुनवाई के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा सुना दी। अब हम चलते हैं 1931 को। कुछ महीनों में, रादर अगले ही महीने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होनी थी। तारीख थी उनके फांसी की 24 मार्च, पर अंग्रेजों ने उनको एक दिन पहले फांसी दे दी। खैर, वो अलग एक और कहानी है। पर अब मार्च में, अगले ही महीने, इन तीनों को फांसी देनी है। भगत सिंह एक युवा क्रांति के सिंबल बन चुके थे। चंद्रशेखर आज़ाद को पता था इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव राज के साथ, ये अलग सुखदेव थे, सुखदेव राज के साथ प्रयागराज के, यानी पहले के इलाहाबाद, प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में करीब सुबह के करीब 10 बजे मिले। मकसद था भगत सिंह की आज़ादी का प्लान बनाना, उन्हें जेल से छुड़ाना। सुखदेव राज ने बोला कि आज़ाद जी ऐसे कैसे होगा, वो तीनों तो जेल में बंद हैं और कितने पुलिस वाले हैं। आज़ाद ने कहा भगत सिंह की ज़्यादा आवश्यकता अब बाहर है, उनका मकसद पूरा हो चुका है और आज़ाद के होते हुए कोई जेल भगत सिंह को बांध कर नहीं रख सकती, हम पूरी जेल ही उड़ा देंगे। ऐसे अमेजिंग विचारों के व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद। अब जब ये सुखदेव राज के साथ में बात कर ही रहे थे उस एल्फ्रेड पार्क में, तभी इन दोनों ने देखा कि पुलिस की करीब 10-12 गाड़ियां पीछे से आईं और एल्फ्रेड पार्क के एंट्री पॉइंट के बाहर रुक गई। 10-12 गाड़ियां, करीब 40 पुलिस वाले हथियार बंद होकर के निकले, हथियार के साथ निकले, 40। और इससे पहले कि चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव राज संभल पाते, भाग पाते, गोलियों की बौछार हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद समझ गए कि मुझे घेर लिया गया है और मुझे
धोखा दे दिया गया है। क्योंकि यह बात केवल 2 लोगों को पता थी कि चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी को एलिफेंट पार्क में सुबह 10 बजे आने वाले हैं। एक सुखदेव राज जो मेरे ही सामने हैं, और दूसरे वीरभद्र तिवारी जो यहां नहीं है। और दोस्तों, उनका यह अनुमान सही भी था, क्योंकि वीरभद्र तिवारी ही वो थे जिन्होंने जाकर के लखनऊ के सीआईडी ब्रांच को ये सूचना दी थी कि प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद सुबह के 10 बजे मौजूद होंगे। अब गोलियां हर तरफ से चल रही थी, प्लान हाथ में था। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्लान सुखदेव राज को दिया और बोला, तुम भागो, तुम अपने आप को बचाओ, बाकी कॉमरेड से ये प्लान शेयर करो। गोलियां चल रही थी, सुखदेव राज कैसे भागते? उनके पास बंदूक भी नहीं थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बंदूक निकाली। वो उस वक्त कोल्ट पिस्टल कैरी करते थे और कवर फायरिंग करके अंग्रेजों को पीछे धकेला। सुखदेव राज ने मौका पा करके एलिफेंट पार्क छोड़ दिया। वे भाग गए, पर पीछे रह गए आज़ाद। और तभी एक गोली आकर के उनके जांघ पर लगी, उनके थाई पर लगी। वे समझ गए अब समय कठिन है, अब बचना मुश्किल है, भागना मुश्किल है। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करी, फायरिंग करी, 3 पुलिस वालों को मार दिया। वो जो अंग्रेज अफसर था उसकी भी जांघ पर उन्होंने फायर करा, पर फिर केवल एक गोली बची। आज़ाद को अपना वचन ध्यान आया। आज़ाद ने यह वचन लिया था, दुश्मन की हर गोली का सामना करेंगे, दुश्मन की हर गोली का सामना करेंगे। आज़ाद थे, आज़ाद ही रहेंगे। उस महान क्रांतिकारी ने अपना बलिदान बंदूक को अब अपने सर पर रखकर भारत माता को याद कर, अपनी माता को याद कर, मिट्टी को, उस प्रयागराज की पावन मिट्टी को उठा, माथे पर लगाकर, बंदूक को माथे पर लगा, उस आखिरी गोली को अपने माथे में उतार लिया। उसने वहीं अपना बलिदान दे दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज, वो पुलिस वाले, कुछ देर तक चंद्रशेखर आज़ाद के फायरिंग का या निकलने का या भागने का या कुछ भी हरकत का इंतजार करते रहे, क्योंकि वे इतने डरते थे चंद्रशेखर आज़ाद से कि पता नहीं भाग तो नहीं गया, इसके पास पता नहीं कितनी और बंदूकें होंगी, कितनी और गोलियां होंगी, इसका निशान तो बहुत पक्का है। दोस्तों, वो कार्रवाई आधे घंटे तक चलती रही। आधे घंटे तक वो 40 पुलिस वाले उस इकलौते चंद्रशेखर आज़ाद पर गोलियां बरसाते रहे। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि आज भी वो पेड़ जो साक्षी है, जो विटनेस है चंद्रशेखर आज़ाद के उस बलिदान का, वो पेड़ आज भी उस एलिफेंट पार्क में, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पड़ गया है, उस पार्क में वो पेड़ आज भी खड़ा है, आज भी सीना ताने खड़ा है, मानो ये कह रहा हो कि मैं ही हूं वो साक्षी, मैंने वो देखा है, मेरा जन्म सफल हो गया है। वो पेड़ आज भी ये कह रहा है शायद कि भारतीयों जागो, तुम्हारी आवश्यकता आज भी है। ये मत कहो कि उस वक्त तो अंग्रेज थे, कॉमन एनिमी था, आज कौन सा अंग्रेज है, आज हम क्यों बंदूक उठाएं, आज हम क्यों क्रांति करें। बंदूक मत उठाओ, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं, पर आज अलग तरह की क्रांति की आवश्यकता है। आज आपके बलिदान की नहीं, आपके सहयोग की आवश्यकता है। वो पेड़ शायद ये कह रहा है कि ये गलतफहमी मत पालो कि चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मारा, क्योंकि उन्हें धोखा तो, चंद्रशेखर आज़ाद को धोखा तो एक भारतीय नहीं दिया था। जलियांवाला बाग कांड में
जो हिंदुस्तानियों पर, भारतीयों पर जिन्होंने गोलियां चलाई, वो चलाने वाले भी सिवाय एक जनरल डायर के बाकी सभी भी भारतीय ही थे। तो ये गलतफहमी में मत रखना अपने आप को कि अंग्रेज ही अकेले दुश्मन थे इन सभी के। उस वक्त भी किस मुखौटे में कौन देशद्रोही है, किस मुखौटे के पीछे कौन देश प्रेमी है, नहीं पता था। और आज के समय में भी दोस्तों, आज के समय में भी कौन, किस मुखौटे के पीछे, किस मास्क के पीछे कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, नहीं पता है। वो पेड़ शायद ये कह रहा है कि दोस्तों आज भी युवाओं के जागने की आवश्यकता है। आज भी कुछ और भगत सिंह चाहिए, जतिन दास चाहिए, सुभाष बोस चाहिए, कुछ और वीर सावरकर चाहिए। और कुछ और नहीं तो कम से कम केवल एक चंद्रशेखर आजाद चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप अनुमति दे जाने की। चंद्रशेखर आजाद का आज जन्मदिन हम मना रहे हैं। 23 जुलाई 1906 को भद्रा में वे पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश में। उन्हें ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि अदिति की ओर से समर्पित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये कहानी, ये जानकारी कैसी लगी। वंदे मातरम। A DC where stories begin.